महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का महकता आंचल कार्यक्रम में। आज हम महकता आंचल में अवसाद को लेकर डॉक्टर से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका उपचार जानना आज बहुत ही जरूरी हो गया है। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, इसमें हमने केवल महिलाओं के अवसाद को ही शामिल नहीं किया है, बल्कि हर एक वर्ग के अवसाद को इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है, चाहे युवा वर्ग हो, युवती हो, किशोर हो या फिर किशोरी हो। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर महेंद्र जी। उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। नमस्कार सर, आज हम आए हैं अपने तमाम जो हमारी महिलाएं हैं और युवा वर्ग हैं, उनको अक्सर अवसाद की समस्या हो जाती है। तो मैं इसी के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सर, अवसाद या डिप्रेशन आखिर क्या है? अवसाद या डिप्रेशन, जिसको मनोचिकित्सा की भाषा में हम लोग एक प्रकार की स्थिति है, मनोस्थिति है, जिसमें व्यक्ति के हाव भाव या व्यक्ति के बोलने का तरीका या उसके जो गति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिससे उसका काम पर मन नहीं लगना और बहुत अधिक बातचीत करना या एकदम शांत रहना जी। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखते हैं तो हम ये सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि वह डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो सकता है। तो ऐसे में उसको क्या करना है? ऐसे में इस प्रकार के लक्षणों से युक्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसे एक सामान्य चिकित्सक को सबसे पहले अपने आप को दिखाना चाहिए, ताकि वो एक बार निश्चिंत हो जाए क्या उसे कहीं डिप्रेशन तो नहीं है। जी सर, अवसाद यानी जो ये डिप्रेशन की बात हम कर रहे हैं, इसका उपचार क्या है? मतलब इसके लिए चिकित्सकीय उपचार की बात करें तो दवाओं का अगर हम कहें तो कौन कौन सी दवाएं इसमें दी जा सकती हैं? नहीं, इसकी अगर उपचार की बात करें तो एक तो उसकी जो मनोस्थिति है और उसकी जो उसके लक्षण हैं, उस आधार पर ये पता करने की आवश्यकता है कि क्या वो अवसाद का शिकार है या उसकी स्थितियां क्या क्या हैं, क्योंकि डिप्रेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें उसे पहचानना आवश्यक होता है कि उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। अगर वो स्टेजेस के हिसाब से अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि व्यक्ति किस स्टेज का उसे डिप्रेशन है। सर, जैसे अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की हम खासतौर पर बात करें तो कौन सा वर्ग अवसाद का रोगी ज्यादा हो रहा है, अवसाद की चपेट में ज्यादा आ रहा है? आजकल की अगर भाग दौड़ की जिंदगी में हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो युवा वर्ग है। युवा वर्ग, उसमें हो सकता है कि जो हैं ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं या बहुत उनके ख्वाब होते हैं, बहुत सपने होते हैं कि वो आगे जाके उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो वो उनकी एक निश्चित एज में वो पूरी होती नहीं। तो आजकल प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे में लोग पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी नष्ट करते हैं, लेकिन उसमें उनको आमूलचूल सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 20 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा या युवती हैं वो इससे सबसे ज़्यादा आक्रांत हैं। सर, जैसे आपने बताया कि अवसाद जब किसी व्यक्ति को हो तो ऐसे में उनको दवाई दी जा सकती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी क्या इस दवा का कोई दुष्परिणाम भी है? अगर कोई बच्चा है उसमें या फिर कोई गर्भवती महिला है उसमें या फिर कोई युवा है उसमें, मतलब किस किस तरह के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं? सबसे पहले तो इस रोग की पहचान करना बहुत आवश्यक है और इस रोग की पहचान 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती। इस रोग की पहचान करने में हफ्ते से लेके महीनों तक लग जाते हैं
और इसके लिए जो निर्देशित जो प्रोटोकॉल होता है वो एक मनोचिकित्सक ही इसके बारे में जो है उसको बता सकता है। जहाँ तक गर्भवती महिला या बच्चों का सवाल है, अगर उनको इस प्रकार की अगर रोग से पीड़ित हैं या उनको दवाएं दी जा रही हैं तो वो निश्चित प्रोटोकॉल के अंदर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जिनको मनोचिकित्सक कहते हैं, वो इसमें जो है उनको सही दवा, सही डोज और किस स्टेज का उसको डिप्रेशन है उसकी पहचान कर उसको देते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि इस प्रकार के रोग में हमेशा दवाओं के अतिरिक्त उसकी साइकोथेरेपी, काउंसलिंग वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसमें प्राय ये देखा जाता है कि जब सम्मिलित रूप से उसका उपचार करते हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जहाँ तक इनकी जो अवस्था है, जैसे हम गर्भवती महिला है, अगर वो डिप्रेशन की मरीज है, अगर उसी समय डिप्रेशन है या उससे पहले से उसको डिप्रेशन है तो उसका क्या इलाज चल रहा है, उसका पूरा इतिवृत्त, उसका इतिहास ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में जो है जो इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो इसमें बहुत अच्छी राय देते हैं, तो उनके पास मिलना चाहिए और वो इसके लिए आपको एक निश्चित इसकी जो है आपको पूरा व्यवस्था पत्र आपको दे सकते हैं। जी सर, दवाओं का दुष्परिणाम? दवाओं का दुष्परिणाम अगर उचित डोज, मात्रा अगर रोगी को चिकित्सक के निर्देशानुसार मिल रही है रोग की पहचान कर, तो इसका दुष्परिणाम बहुत कम मिलता है। और ये कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है ये कभी भी ये रोगी ये तय नहीं कर सकता है, ये केवल चिकित्सक ही तय कर सकता है। सर, अगर मान लीजिए इस दवा का प्रयोग किसी चिकित्सक की सलाह से किया जाए तब तो इसके दुष्परिणाम हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अक्सर लोग अपनी मर्जी से भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तब उनमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। खैर, ये तो रही दुष्परिणाम की बात, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा दवाओं का सेवन ना करना पड़े तो अवसाद में अन्य उपचार और क्या क्या हो सकते हैं? अवसाद में एक विस्तृत प्रोटोकॉल होता है जिसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर जी, 3 लोगों की टीम होती है जो इसके उपचार में जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो उसमें जो है कभी कभी अगर प्राथमिक स्टेज का डिप्रेशन है, अवसाद है, तो उसमें मनोचिकित्सक काउंसलिंग के माध्यम से उसका इतिवृत्त इतिहास, उस रोग का इतिहास, कैसे उसकी शुरुआत हुई और उसके पीछे तथ्य क्या थे, कारण क्या थे जिससे उसे डिप्रेशन हुआ, उसके बीच की एक कड़ी जो है वो तय होती है। तो उसमें जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक और काउंसलर, तीनों ही जो हैं इसमें इस रोगी का पूरी विस्तृत इतिहास जानते हैं ताकि उसके कारणों का पता लगे और कई बार तो बिना दवाओं के माध्यम से जो है इस रोग का उचित उपचार संभव हो जाता है। जी सर, अक्सर हमने देखा है जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक पेन किलर कही जाने वाली दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका धीरे धीरे परिणाम ये होता है कि लोगों को लत लगने लग जाती है, मतलब लत लग जाती है उसकी। तो क्या अगर कोई व्यक्ति अवसाद की दवा का इस्तेमाल कर रहा है लंबे समय तक, तो ये संभावना है कि उसको इस दवा की लत लग जाए? सारी दवाइयों की कोई एडिक्शन नहीं होती है, बहुत कम दवाइयाँ होती हैं जिनकी एडिक्शन होती है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं उनकी एडिक्शन होती है, तो वो चूंकि उसका एक डोज होती है, एक मात्रा होती है, तो वो चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को दी जाती है। अगर उसका ज़्यादा उपयोग कर रहा है तो वो निश्चित रूप से उसके शरीर और मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो बाद में जाके उस डोज, उस मात्रा को वो बढ़ाता रहता है, रोगी स्वयं बढ़ाता रहता है कि जो चिकित्सक के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस स्थिति में कि उसका इलाज कैसे करें। तो उसके लिए फिर और कई प्रकार की उसको जो है बिहेवियर थेरेपी भी उसको प्रदान की जाती है। तो वो जो है व्यवहार चिकित्सा, उसकी काउंसलिंग, उसकी दवाओं की जो मात्रा है उसको कम करना है, टेपर करना है, तो उसके लिए रोगी को फिर अंतरंग रूप से फिर
चिकित्सा दी जाती है, जिसको हम इंडोर ट्रीटमेंट करते हैं। तो रोगी को उसमें भर्ती किया जाता है, उसकी दवाओं की मात्रा को कम करके उसकी जो एडिक्शन है उस खतरे से उसको बाहर निकाला जाता है। जी सर, ये तो थी दवा को लेकर कुछ बातचीत, लेकिन इसके साथ साथ भी मैं एक और बात जानना चाहूँगी। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास आते होंगे शायद ऐसे लोग जो अवसाद से ग्रसित होते होंगे, तो क्या मतलब कितनी मात्रा है लोगों की यहाँ पहुँचने की कि उनको ये समस्या है? और अगर कोई वर्ग आता है तो मैं जानना चाहूँगी कौन सा वर्ग ज़्यादा आता है आपके पास? देखिए, जहाँ तक एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का सवाल है या डिप्रेशन के मरीजों का सवाल है, डिप्रेशन के मरीज गांव में बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है, जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसमें हर कोई पैसे और शोहरत के लिए आगे बढ़ना चाहता है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर उन्हें आमूलचूल सफलता हासिल नहीं होती है तो उसमें फिर वो अवसाद का शिकार हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया हूँ, तो उससे वो आजिज़ आकर अपने को एक तरह से बिछड़ा हुआ या फेल्ड एज ए कैंडिडेट अपने आप को मानता है। तो ऐसे में वो उसके तरीके या उससे निजात पाने के तरीके ढूंढता है। तो उसमें ये इस प्रकार की दवाइयाँ जैसे नींद आने की गोलियाँ, इनको प्राय सामान्य तौर पर नींद लाने की गोलियों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रचलित है सब। तो उसमें वो नींद की दवाएं जिसमें अल्प्राजोलम, क्लोनाजीपाम, डायजीपाम, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो लेने का वो प्रयास करता है। और वो जो दवाइयाँ होती हैं तो वो हमेशा जो साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं तो उनके निर्देश अनुसार वो मिलती हैं, और वो सामान्य चिकित्सक उसको कभी प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा जो है कि केमिस्ट शॉप में ये दवाएं आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती हैं। इसलिए अब सरकार का एक नियम है कि इस पर ये शेड्यूल्ड H और K की दवाइयाँ हमेशा मनोचिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलनी चाहिए। जी सर, एक बात और मैं जाते जाते जानना चाहूँगी, कब ये दवा एक व्यक्ति के लिए बीमारी बन जाती है? नहीं, दवा का अगर ओवरडोज है, अगर चिकित्सक का प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, तो रोगी ये समझता है कि शायद दवाई काम नहीं कर रही या कम मात्रा में काम कर रही, तो उसकी डोज बढ़ाना चाहता है या उसकी 2 गोली ले लेगा। तो कई बार तो क्या होता है, लोग नशीली दवाइयाँ या नींद की जो दवाइयाँ होती हैं उसका पूरा पत्ता खा जाते हैं। यानी 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है या 30 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, तो एक बार में 30 टैबलेट लेते हैं, जिससे पॉइजनिंग होती है। तो ये इनको बोलते हैं कि पॉइजनिंग हो जाना, एम्फेटामिन्स पॉइजनिंग, डायजीपाम पॉइजनिंग, एल्प्रेक्स पॉइजनिंग। तो ये अवसाद की जो दवाइयाँ हैं ये पॉइजनिंग कर देती हैं शरीर में, जिससे शरीर को और उसके मन को, उसके माइंड को और उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसको बहुत नुकसान होता है। इवन मृत्यु भी हो सकती है। कई बार तो आपने सुना होगा समाचार पत्रों में कि नशीली दवाओं से मौत। जी बिल्कुल। तो वो नशीली दवाइयाँ यही हैं। अगर वो अपने मन से इस्तेमाल कर रहा है, चिकित्सक के निर्देशानुसार इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए घातक हो सकती है। जी सर, जाते जाते हमारी जो चर्चा हुई दवाई को लेके, अवसाद को लेके, इस पे हमारे श्रोताओं को कुछ सुझाव देना चाहेंगे ताकि अगर उनको ये समस्या है तो वो थोड़ा सा सचेत रहें दवाओं को लेके या फिर अन्य गतिविधियों को लेके। अवसाद के बारे में तो सीधा साधा इसको पहचानना और इसकी लक्षणों की पहचान करना कि अवसाद क्या है और अवसाद के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में जब तक वो रोगी स्वयं में अगर चिकित्सक से मुलाकात न करे तो तब तक इसके लक्षणों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कई बार शारीरिक रोगों में भी ये लक्षण होते हैं, किसी दवा का कम काम करना, किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट होना, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमेशा विचलित कर सकती हैं। तो इसके लिए मेरी राय ये है कि हमेशा इस प्रकार के अगर लक्षण उत्पन्न हो तो आप सामान्य चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक से ये मिल सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं और उसके बाद वो उसका सही मूल्यांकन कर उसको विशेषज्ञ चिकित्सक के पास रिफ़र कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन इसको चूँकि शारीरिक रोगों से संबंधित है या प्योर मेंटल इलनेस है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे तमाम श्रोताओं को इस विषय पर जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ उनके लिए ये जानकारी फायदेमंद रही होगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।